हेलो बीकॉम पार्ट 1 हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं डॉक्टर ए के मंसूरी फिर से एक वीडियो लेक्चर्स के सामने आपके सामने उपलब्ध हूँ। प्यारे छात्रों, जैसा कि हमारा पूरा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की अपनी प्रोसेस चल रही है, जिसमें मैंने व्यवसाय संगठन का पहला यूनिट पूरा का पूरा समाप्त किया है और हम दूसरे यूनिट के ऊपर में आए हैं, जिसका बेसिक नाम है व्यवसाय के प्रकार। और व्यवसाय के प्रकार में भी पिछले लेक्चर्स में मैंने एकल स्वामित्व क्या होता है उसके बारे में भली भांति पूर्वक वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बताया है। आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो उसके दृष्टि से आने वाले कुछ 2-4 दिन में जो यूनिट 2 का पूरा जो स्टडी मटेरियल है हिंदी में तैयार करके गूगल क्लासरूम के माध्यम से आपको वो लिंक के द्वारा शेयर किया जाएगा, ताकि आप पूरे के पूरे जो उसका चैप्टर के कंटेंट्स है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ सको या डाउनलोड कर सको या अपने पास रखो, या यदि आपसे जमता है, आपकी पर्सनल कैपेसिटी है तो आप उसका प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो वीडियो लेक्चर्स हो रहा है उसके माध्यम से आज मैंने जो टॉपिक्स लिया है आप लोगों के लिए वो है साझेदारी, क्योंकि व्यवसाय के प्रकार का एक पहला प्रकार हमने मुख्यतः देख लिया है, वो है एकल व्यापार। एकल व्यापार यानी क्या? ऐसा व्यापार जो किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है उसे एकल व्यापार कहते हैं। उसकी हमने विशेषता देखे थे कि भाई वो व्यवसाय करने में सरल होता है। नंबर 1, एक ही व्यक्ति रहने से निर्णय लेने में आसानी जाती है। एक ही व्यक्ति का अधिकार रहने से नियंत्रण अच्छा होता है। एक ही व्यक्ति का व्यवसाय रहने से मतभेद नहीं होता है और एक ही व्यक्ति का निर्णय लेने से वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार किसी भी प्रकार के उस व्यवसाय को जो कानून के द्वारा अवैध नहीं है कर सकता है। उसके जो लाभ है, सामान्य तो जो विशेषता है उसी में से उसका लाभ भी निकलते हैं कि एकल व्यवसाय निर्णय लेने में आसानी रहती है। नंबर 1, अपना नियंत्रण अच्छी तरह से रखता। नंबर 2, व्यवसाय की गोपनीयता भंग नहीं होती, क्योंकि हम व्यवसाय में अपने कौन से सीक्रेट आजमा करके व्यवसाय को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं इसका पता कई बार यदि भेदिए रहे तो तीसरे पार्टी तक हमारी गुप्त जानकारियां पहुंच सकती है। एकल व्यापार में वैसा नहीं होता है। जो लाभ होता है उसका वो अकेला हिस्सेदार होता है और अपने मर्जी का मालिक होता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। और हमने उसमें ये भी देखा था कि एकल व्यापार कितना ही अच्छा किया होना उसकी अपनी कुछ हानियां भी है, और उसमें मुख्य हानि तो ये है कि कम पूंजी का व्यापार तो एकल व्यापार से चालू हो जाता है, लेकिन जब अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है तो एकल व्यापार सक्षम नहीं होता है। कुछ जगह पर व्यवसाय में बड़े कठिन और जटिल निर्णय आज के ज़माने में लेने पड़ते हैं। किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं होता है कि उसे सभी प्रकार की जानकारी हो, तब ये संभावना बनी रहती है कि वो कुछ गलत निर्णय ले ले जिससे उसके व्यवसाय के ऊपर में असर पड़ता है। तीसरा उसमें यह होता है कि जो भी तुमने पूंजी या कर्ज लेकर के व्यवसाय को यदि प्रारंभ किया है तो उसका बर्डन एक अकेले व्यक्ति पर पड़ता है, और यदि व्यवसाय में कोई विषम परिस्थिति आती है तब ये जो कर्ज हो गया है इसको भुगतान करने में उस व्यक्ति की पूरी पूंजी चले जाती है, कई बार व्यवसाय चौपट हो जाता है। और एक हानि उसमें यह थी कि यदि वो व्यक्ति चाहता है कि मेरा व्यवसाय को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, एक ब्रांच की जगह 2 ब्रांच खोलूँ, चिल्लर व्यवसाय की जगह थोक मार्केट में आऊँ या एजेंसी के रूप में स्थापित करूँ, तो कर नहीं पाता। उसका बेसिक कारण ये है कि उसको फिर ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो अकेला आदमी कितना समय देगा, ज़्यादा पूंजी लगेगी तो अकेला आदमी कितना पैसा लगाएगा। इन सब बातों के कारण एकल व्यापार कुछ जगह पर लिमिटेड है। सीधी सी बात है, एकल व्यापार की जो हानियां हैं उसी में से साझेदारी का जन्म हुआ। अतः अब हम आज वीडियो लेक्चर्स में इस बात पर चर्चा करेंगे कि साझेदारी क्या है, क्या इसका मतलब होता है और कौन से इसकी विशेषता है। तो मुख्यतः आज मैं खास करके साझेदारी का स्वरूप आपको बताने की कोशिश करूंगा। हम साझेदारी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, साझेदारी के लाभ पर चर्चा करेंगे और साझेदारी की हानियों पर चर्चा करेंगे। मुझे यह भी भली भांति पूर्वक मालूम है कि शायद व्यवसाय संगठन नाम का यदि विषय आपको कक्षा 11वीं 12वीं में रहा है तो इसका कुछ भाग वहाँ पर हुआ होगा, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी स्तर पर जब हम जाते हैं तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती है हमारा बौद्धिक स्तर को बढ़ाना होता है, और तर्क शक्ति के आधार पर जो हमें किसी बात को स्पष्ट यदि करनी है
तो उसके दायरे को थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। साझेदारी तो सर्वसामान्य, वैसे अपने भारत में साझेदारी अधिनियम 1932 स्थापित है। एक नया अधिनियम भी बना, उसकी चर्चा हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। और उसकी धारा 4 के अनुसार ऐसा सिंपल सा वर्ड है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय जब दो यानी कम से कम 2 व्यक्ति मस्ट है, नहीं तो साझेदारी नहीं होगी, नहीं तो अकेला व्यापार हो जाएगा। कि कम से कम 2 या उससे अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से जो व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है उसे साझेदारी कहते हैं। अब उद्देश्य जब है कि कोई भी व्यवसाय, देखिए कोई भी व्यवसाय का मतलब वो व्यवसाय वैधानिक रूप से बंधनकारक होने चाहिए, गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए, जिसको हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन या कानून कायदे अनुमति नहीं देते हैं, ऐसा व्यवसाय साझेदारी के दायरे में नहीं आता है। इसीलिए बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से प्रारंभ किया गया कोई भी कानूनी रूप से वैध व्यवसाय यह साझेदारी कहलाता। यदि व्यवसाय का स्वरूप बैंक का है, यानी कि आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बैंक का व्यवसाय शुरू करते हैं, तब अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होगी। और यदि सामान्य रूप से, क्योंकि आपने कहीं देखा होगा मनसुख लाल एंड सन्स, ऐसे दुकानों के नाम आपको दिखाई देंगे, रामजी श्यामजी एंड सन्स, राम लखन एंड सन्स, मधु गोपाल एंड सन्स। ये इसका मतलब ऐसा होता है कि वो एक इंडिकेटर होते हैं कि मधु गोपाल है तो मधु और गोपाल 2 व्यक्ति मिलकर के वो व्यवसाय को चला रहे हैं, अर्थात 2 सदस्य है। राम जी प्रेम जी, राम श्याम अमर एंड एजेंसी, तो राम श्याम अमर है। ये उस बात पर निर्भर करता है, वो थोड़ी सी हिंट्स देता है कि उस व्यवसाय में कितने सदस्य हैं। तो जो सामान्य सदस्य है उसमें, सामान्य जो स्तर का साझेदारी है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं चाहिए। बैंक का व्यवसाय कर रहे तो 10 से अधिक नहीं चाहिए, किंतु कम से कम 2 सदस्य जरूर चाहिए, क्योंकि 2 व्यक्ति यदि नहीं होंगे तो साझेदारी नहीं कहलाएंगे। और बड़ी छोटी सी परिभाषा है, यानी शांत शब्दों में मैंने आपसे कहा, किसी भी प्रकार का कोई भी वैध व्यवसाय जब 2 या 2 से अधिक, किंतु बैंकिंग व्यवसाय में 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं, सामान्य व्यवसाय में 20 से अधिक सदस्य नहीं, क्योंकि यदि सदस्य बहुत सारे बढ़ेंगे तो फिर तो कंपनी के रूप में चले जाएगा, साझेदारी नहीं कहलाएगी। मतलब साझेदारी की लिमिटेशन क्या है? कम से कम कितने लोग चाहिए? 2, और अधिक से अधिक कितने चाहिए? 20। 20 से ज़्यादा सदस्य हो गए तो सर वो साझेदारी नहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ये कानून है भारत का। अब जब वो साझेदारी बन गई तो प्रश्न ये उठता है कि सर ये साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो साझेदारी की बेटा जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लो एक व्यक्ति है अमर, ये अपना एकल स्वामित्व के दायरे में रह करके व्यापार कर रहा है, और जब उसको लग रहा है कि मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, मैं व्यवसाय को बढ़ा सकता हूँ, मैं वर्धा जिले में नहीं बल्कि विदर्भ के अंदर भी माल बेच सकता हूँ। बेटा जब वो ज़्यादा जगह पे माल बेचने की कोशिश करेगा तो उसको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, खरीदी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो पैसा आएगा क्या? इतना पैसा उसके पास नहीं है। आपने सर बैंक से पैसा ले लेना, आप बैंक से पैसा ले लेना, लेकिन कल को व्यवसाय डूब गया तो पूरा भरपाई किसको करनी है? तब वो कुछ मित्रों से बात करता है कि भाई ऐसा ऐसा एक व्यवसाय है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, लेकिन मैं अकेला पूरी पूंजी लगाने में सहमत नहीं हूँ। दूसरा, जब व्यवसाय का दायरा बढ़ जाएगा तो मुझे ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा। अब मैं अकेला आदमी कितना कितना समय दूंगा? मान लो थोड़े देर के लिए ये मान के चलो कि यहाँ पर इसका प्लास्टिक की वो बकेट बना रहा, बाल्टी। आगे चल के हो सकता है कि प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की ब्रीफकेस, कुछ भी हो सकता है ना। यानी आज वो केवल प्लास्टिक की बाल्टी बना के बेच रहा है और उसको अच्छा मार्केट मिलता है। प्लास्टिक के मग्गे, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के लोटे, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक के घमेले, तो इन सब चीज़ के लिए उसको रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो जाहिर है ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कुछ ऐसे लोग, तो कमल बोलता है ठीक है मैं पैसा लगाने तैयार हूँ,
और श्याम नाम का उसका दोस्त बोलता है ठीक है भाई, तू तेरा पैसा लगा, तेरा ये लगा, तेरा बिजनेस में लगा, चल मैं तुमको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत करो, आप खरीदी करो, तुम प्रोडक्शन करो, दुकान की बिक्री से लेकर तो ऑर्डर लेकर के ये सब करना, मैं खाली हूँ, मैं समय लगाता हूँ। तो अब ये 1 2 3 ये तीनों व्यक्ति आपसी सहमति से किसी एक प्रकार के व्यवसाय को आगे संचालित करने के लिए आपस में एकत्रित होते हैं, और यदि वो व्यवसाय की स्थापना करते हैं तब ऐसा व्यवसाय साझेदारी कहलाता है। इसीलिए साझेदारी के स्वरूप की जब बात आती है तो साझेदारी का स्वरूप यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है, जिसमें वो व्यक्ति आपस में सलाह मशवरा करके लिखित या मौखिक दोनों बात है यहाँ पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच में लिखित समझौता नहीं हुआ है तो साझेदारी नहीं होगी, मौखिक समझौता हुआ है तो भी साझेदारी हो जाती है। उस साझेदारी के अंदर में उनको ये तय कर लेना होता है कि हम कौन सा व्यवसाय करेंगे, कितने दिन तक व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय कैसा करेंगे, पूंजी कितनी लगेगी, किस साझेदार को कितनी पूंजी लाना है, और लाभ हानि यदि होगी तो उसका बंटवारा कैसा करेंगे। सिंपल सी बात, कोई बहुत बड़ा उसका रूप रंग नहीं होता है। और उन बातों को लेकर के यदि वो आते हैं तो वो भविष्य में किसी प्रकार का विवाद निर्माण न हो, इसके लिए चाहे तो वो उसको लिखित समझौता बना सकते हैं, उसका पंजीकरण भी करा सकते हैं। साझेदारी के लिए पंजीकरण होना जरूरी नहीं है, लेकिन समझौता जरूरी है इसके अंदर में। कारण कि भी यदि ये 3 लोग मिलकर के व्यवसाय कर रहे हैं तो आने वाले दिनों के अंदर में मतभेद आ सकते हैं। हर कोई आदमी बोलेगा मैं भी टाइम दे रहा हूँ, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, मैं भी पैसे दे रहा हूँ, तो जिसका पैसा लगा है वो पूंजी की मांग कर सकता है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो अपने वेतन या कमीशन की डिमांड कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को वाद विवाद का विषय न बने, इसीलिए जब साझेदारी स्थापित की जाती है तभी ये सब तय हो जाता है कि सदस्य कितने रहेंगे, व्यवसाय कौन सा रहेगा, किस साझेदार का कितना कमीशन रहेगा, कौन सा साझेदार कितना लाभ लेगा, हमको व्यवसाय कितना कितना करना है, कौन कौन से एरिया में व्यवसाय करना है, किस प्रकार का व्यवसाय करना है, कितने दिन के लिए व्यवसाय करना है, और यदि ज़रूरत पड़ी आगे पीछे चल के कुछ मतभेद आ गए तो व्यवसाय बंद भी करना पड़ सकता है। तो बंद करते समय उसकी शर्तें क्या रहेगी। कई बार ये भी होता है कि आज आपने 3 लोगों ने मिलकर व्यवसाय प्रारंभ किया और बढ़िया तरक्की पर चल रहा है, तो आगे जाके आपको एक आध साझेदार की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो नया साझेदार आप साझेदारी में शामिल करोगे उसके क्या नियम कायदे होंगे। या बेटा कई बार ये भी होता है कि आज 4 साझेदार मिलकर आपने व्यवसाय चालू किया और 2-3 साल चलने के बाद उसमें से एक साझेदार की या तो मृत्यु हो गई, या वो पागल हो गया, या उसका दिवाला निकल गया, या वो स्वयं अपनी इच्छा से बोल रहा है कि भैया 4 साल तक मैंने आपके साथ में काम किया, अब मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आपके साथ काम करने में नहीं है, या जो भी रीज़न है वो अच्छे भी रीज़न के साथ बोल सकता है कि भाई मेरे को मेरा सेपरेट नया बिजनेस चालू करना है और अपन साथ में है, इसीलिए मैं वो बिजनेस चालू नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके साझेदारी से निकल रहा हूँ। ये सब इसकी शर्तें होती है, ये सब लिखित मौखिक होनी चाहिए। इन सब का समावेश जिस व्यवसाय में होता है वो है साझेदारी। अब हम देखेंगे कि इस साझेदारी की विशेषता क्या है। तो इस साझेदारी की विशेषता क्या है, तो सबसे पहली बात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है। दूसरी विशेषता, साझेदारी का व्यवसाय आपसी अनुबंध, आपसी समझौते, एग्रीमेंट के द्वारा होता है। तीसरी विशेषता है साझेदारी का व्यवसाय यह वैध व्यवसाय होता है। गैर कानूनी काम के लिए साझेदारी नहीं बन सकती, वो कानूनी अपराध माना जाएगा। सबसे बढ़िया और जो हमेशा याद रखने वाली जो इसकी विशेषता है यह है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब यह होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कोई व्यापार करते हैं तो वो साझेदारी नंबर 1। साझेदारी में किसी प्रकार की दायित्व आगे चल के मान लो तुम्हारा व्यवसाय गड़बड़ा गया,
अब गड़बड़ा गया कि व्यवसाय के लिए तुमने लोगों से कर्जा तो लिया है कि नहीं लिया है? कर्जा लिया है। अब तुम्हारा पूरा बिजनेस ठप पड़ गया तो कर्जदार अपना कर्जा तुमसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। तब अब मान लो यदि वो तीन जो थे, अमर, कमल, कोमल, जो भी, आप कोई भी फर्दर नाम ले लीजिए, जब तीन साझेदार मिलकर के साझेदारी चला रहे थे और किसी कारण से तुम्हारे साझेदारी का भट्ठा बैठ गया, तो जिस आदमी का तुम्हारे ऊपर कर्जा है वो पैसा मांगने के लिए जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम इसके उसके तरफ उंगली नहीं दिखा सकते। अमर ये नहीं बोल सकता भैया तेरा 5 लाख का कर्जा है, मेरे से तो 1 ही लाख ले सकता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। या कमल बोलेगा मुझसे 50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। या आपका तीसरा साझेदार बोलेगा कि मैं मुझसे मत मांगिए, तुम दोनों से मांगिए। दरअसल साझेदारी की विशेषता ये है कि आपने यदि साझेदारी चालू की है तो आपका दायित्व असीमित है। असीमित का मतलब होता है कर्जदार आपकी दुकानदारी से यदि पैसा वसूल हुआ तो ठीक, नहीं तो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी से भी वो पैसा वसूल कर सकता है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। ये है असीमित दायित्व। उसके बाद में इसकी और एक विशेषता है कि कई बार मैंने कहा था कि ये मौखिक और लिखित अनुबंध है, तो ये अनुबंध का पंजीयन कराना जरूरी है क्या? तो ऐसी कोई बात नहीं है। साझेदारी ये एक ऐच्छिक पंजीकरण है, मतलब आपकी इच्छा पर है। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में किसी प्रकार का वाद विवाद निर्माण हो और हमें तकलीफ ना आए तो आप पंजीकरण करवा लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आपको लगता है कि पंजीकरण करने में दुनिया भर की कानूनी पेचीदगियां हैं, कौन दिमाग खराब करो, उसका मेमोरेंडम बनाओ, आर्टिकल्स बनाओ, संविधान बनाओ, टाइप करवाओ, रजिस्टर ऑफिस में जाओ, फिर वो और दुनिया भर के कागज मांगेगा। तो आज के ज़माने में हम लोगों को थोड़ी सी शॉर्टकट की आदत भी हो चुकी है, लेकिन शॉर्टकट के बाद में बड़े दुष्परिणाम भी होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी का पंजीयन करना जरूरी ही है, ऐसा नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये ऐच्छिक पंजीकरण है। और सबसे बड़ी बात इसका जो है एक व्यापारिक विश्लेषण होता है साझेदारी का कि आप किस प्रकार के व्यापार कर। तो अब देखिए ये विशेषता पे से परिभाषा बनती है। किसी भी प्रकार का ऐसा व्यापार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच वैध व्यवसाय को करने के लिए एक अनुबंध होता है, जो पंजीकरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के वैध व्यवसाय को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति आपस में एकत्रित होते हैं। और यदि किसी प्रकार के कोई दायित्व का निर्माण होता है तब ऐसे व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसे हम साझेदारी कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए भी साझेदारी बन सकती है। साझेदारी का उद्देश्य पूरा होने के बाद साझेदारी को बंद करने का निर्णय भी साझेदार अपनी सहमति से ले सकते हैं। तो ये हो गई साझेदारी की विशेषताएं। अब याद रहेगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का व्यवसाय, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो कौन है? साझेदार। उनके बीच में क्या है? आपसी अनुबंध। अनुबंध कैसा है? लिखित मौखिक दोनों। रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? है भी, नहीं भी है। सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। अब आते हैं हम साझेदारी के लाभ पर। जो उसकी विशेषता है उसमें से उसके आपको लाभ मिल जाएंगे। पहली बात तो इसकी सरलता से स्थापना हो जाती है। बस गांव के 4 लोग आपस में बैठ जाओ, आपस में बातचीत कर लो, एक दूसरे की क्या बोलते हैं उसको विचार मिल गए, हाँ चल आजा भैया। वो एक बोलता है कि मैं पैसा लगा लेता हूँ, तू टाइम लगा ले। तीसरा बोलता है मेरे पास में दुकान के लिए सब जगह वगह है, आ जाओ। यानी साझेदारी कैसी भी हो सकती है। मेरे पास पैसा है लेकिन जब दुकान के लिए जगह नहीं है, समय नहीं है। अमर के पास में समय है लेकिन पैसा नहीं है और जगह नहीं है। और एक कमल नाम का व्यक्ति है जिसके पास में जगह है लेकिन पैसा नहीं है और समय नहीं है। आप तीनों मिल बैठ के बोला ओके नो प्रॉब्लम, मेरी ज़मीन ले लो, मेरा मकान ले लो, मेरा गोडाउन ले लो, बिजनेस चालू करो, नो प्रॉब्लम। किराया देना नहीं तो मत देना। बीच का आदमी बोलता है ठीक है मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। तो वो जिसका मकान है वो बोलता है लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है। ओके ठीक है तू ज़मीन दे दे। दूसरा बोलता पैसे जितने लेना लो, लेकिन अपने पास में टाइम नहीं है, अपने पास ज़मीन नहीं है। तो एक तीसरा मेरे जैसा आदमी बैठा बोलता मेरे पास टाइम ही टाइम है।
नो प्रॉब्लम। तीनों जन एक मिल गए, राय बन गई, कौन सा व्यवसाय करना है, कैसा करना है, कितने दिन तक करना है, किसके लिए करना है, कहाँ कहाँ बेचना है, लाभ होगा तो कैसा कैसा बांटेंगे, इसके बारे में सारी बातचीत हो गई, तय हो गया, मौखिक समझौता हो गया। मैं मेरी ज़बान से नहीं मुकरूंगा, तू मेरी ज़बान से नहीं मुकरेगा, तीसरा अपनी ज़बान से नहीं मुकरेगा। फिर मैं बोलता नहीं यार, आगे पीछे चल के किसी की नीयत पलट गई तो हाँ तो ठीक है सर, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा काला पीला करते हैं, लिखा पढ़ी कर लेते हैं, तीनों की साइन मार लेते हैं, ये लिखित अनुबंध हो गया। और आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत भारी आगे चल के लीगल मुद्दा बन जाएगा, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। अब लाभ के अंदर में आ गए तो सरलता से स्थापित होती है, कोई बहुत बड़ा इसमें कानूनी दावपेच नहीं है। दूसरी विशेषता ऐसी है कि संतुलित निर्णय, संतुलित निर्णय जो है, तो मैंने ये कहा आपको थोड़ी देर पहले कि अकेला व्यापारी जब एकल व्यापार के रूप में निर्णय लेता है तो कई जटिल निर्णय रहते हैं और वो अकेला खुद निर्णय नहीं ले पाता, कई बार उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो ये दोनों तीनों व्यक्ति दिमाग वाले रहते हैं, तो किसी एक बात के ऊपर यार अपने को वर्धा में हेड ऑफिस है, सेलो में भी ब्रांच है, हिंगन घाट में भी ब्रांच है, अब पुलगांव में खोलना कि नहीं खोलना, अब इसका निर्णय लेना है, तो अकेला आदमी झिझकता है। लेकिन जब तीन व्यक्ति मिल गए तो आपस में उनकी सलाह मशवरा होती है, उससे जो तीनों की सलाह से जो निर्णय निकल करके आता है, इसीलिए बोला जाता है ना, देखो भाई कोई भी काम करना है तो आपसी सलाह विचार के करो, ये सलाह विचार साझेदारी का लाभ है। उसके बाद में है अधिक संसाधनों की उपलब्धता रहती है इसमें, यानी दूसरा मैं कहूँ कि अधिक पूंजी, थोड़े देर के लिए कह सकता हूँ मैं, एकल व्यापार में पूंजी की कमी रहती है, यहाँ यदि तीनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो उसके कारण पूंजी, बल्कि अधिक पूंजी के साथ साथ अधिक पूंजी और संसाधन। संसाधन का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एक आदमी के पास में जगह भरपूर है, दूसरे के पास में पूंजी भरपूर है और तीसरे के पास में समय भरपूर है, लेकिन हर एक आदमी के पास ये तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है, इसीलिए तो तीनों एक साथ आए। अब तीनों एक साथ आए तो देखो समय भी मिला, पूंजी भी मिली, जमीन भी मिली, अर्थात आपके पास में जो व्यवसाय को चलाने के संसाधनों की जरूरत है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, ये साझेदारी का लाभ है। उसके बाद में यहाँ केवल लाभ ही लाभ नहीं है, बल्कि हानियों का विभाजन, इसको अच्छे से आपको समझना पड़ता है कि निसंदेह हर प्रकार का व्यवसाय लाभ कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन बेटा लाभ भी अनिश्चितता का जोखिम है, यह आपने अर्थशास्त्र का सिद्धांत पढ़ा है। व्यवसाय का चक्र, अभी अब कोरोना कोविड आप सबको मालूम है, पिछले 8-9 महीने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, सारे व्यवसाय चरमरा गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको व्यवसाय में हमेशा लाभ ही लाभ होगा, लाभ हो रहा है तो तीनों में बट रहा है। हानि यदि होती है और अकेला आदमी रहा, तो मैंने बोला था आपको कि एकल व्यापार में यदि भारी पैमाने पे हानि आ गई तो कई बार व्यवसाय चौपट हो जाता है, बंटा धार हो जाता है, पूरी दुकानदारी बंद करनी पड़ती है। लेकिन साझेदारी का व्यवसाय यदि आप चला रहे हैं तो यहाँ पर हानियों का भार किसी एक व्यक्ति पर नहीं आता है, वो समान रूप से साझेदारों में भी बट जाता है, ये इसका बहुत बड़ा लाभ है। अब प्रश्न उठता है कि इतनी अच्छी बात है तो क्या इसकी कुछ हानियां नहीं है? हानियां नहीं, मैंने आपसे कहा था मैं आपको साझेदारी बताऊंगा, उसका स्वरूप, विशेषता, लाभ और हानियां। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर कि इसकी जो हानियां हैं वो हानियां क्या है। तो हानियां एक तो पहली है असीमित देनदारी। देखिए दरअसल साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं तो एक आम कहावत है, जितने अधिक लोग उतने ज्यादा विचार, और व्यवसाय में जो उसकी अच्छाई है वही कई बार बुराई हो जाती है। कि एक व्यवसाय के अंतर्गत एक पर्टिकुलर निर्णय लेना रहा, उसमें एक साझेदार को ऐसा लग रहा है कि ये निर्णय गलत जा रहा है, इससे अपना व्यवसाय चौपट हो सकता है, लेकिन चूंकि दो साझेदार उस निर्णय के पक्ष में थे इसीलिए बहुमत से दो लोग बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, एक बोल रहा है नहीं करना चाहिए। अब सामूहिक रूप से करना चाहिए बोलने वाले लोग दो है तो निर्णय बेटा ले लिया गया। अब उस निर्णय के कारण यदि व्यवसाय को कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, तब नुकसान होने के कारण वो एक व्यक्ति जो उनको बार बार बोल रहा था कि ऐसा निर्णय तो मत लो, ये व्यवसाय को नुकसान में पहुंचाएगा, तो मेरी बात मान लो, उस समय नहीं माने। अब यदि नुकसान की भरपाई करने की बात आई तो वो ये नहीं बोल सकता कि यार वो जब निर्णय ले रहे थे तब तो मैंने आपको 10 बार समझाया था कि ऐसा आप निर्णय मत लो, नहीं तो अपने को नुकसान उठाना पड़ेगा, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब इतना बड़ा जो नुकसान आया, अब लोग पैसा मांगने आ रहे तो मैं क्यों दूं,
मैंने तो बोल दिया था कि भाई ये काम नहीं करने का, तुमने मुझे छोड़ करके दोनों ने मिलकर काम किए, तो अब जो भुगतान आ रहा है वो दो तुम दोनों। लेकिन साझेदारी में ऐसा ये व्यक्ति नहीं बोल सकता। अब वो केवल पछताएगा कि क्यों मैंने इनके साथ साझेदारी की, या वो लोगों को यही बोलेगा यार बार बार तुमको बोला था मत करो मत करो, अब आया ना तुम्हारे साथ साथ मैं भी पिसाया गया, अब पैसा भरना है तो मेरे को भी भरना पड़ेगा। हालांकि मुझे बार बार कचोट रही है बात कि ये काम करने इनको नहीं बोला था। ये है असीमित देनदारी, यानी उसके अंदर में गलती करे कोई एक और भरे कोई दूसरा, लेकिन आपने साझेदारी का व्यवसाय किया है तो उसका कानून तो यही बोलता है कि जो देनदारी आएगी वो सबको समान रूप से देनी पड़ेगी। दूसरा है अनिश्चित अस्तित्व। कहने को तो हम बोलते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जब लिखित समझौते के द्वारा कोई व्यवसाय करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है और ये अच्छी लंबे समय के लिए रहती है, लेकिन इसका ये कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं है। साझेदारी व्यवसाय भी एक प्रकार से अनिश्चित अस्तित्व को लेकर चल रहा, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है तो नहीं है। आपने लाख अनुबंध किया होगा लेकिन फिर भी किसी साझेदार की नीयत क्या बदल नहीं सकती। आज के ज़माने में भाई भाई का नहीं हो रहा है, बाप बाप लड़के का नहीं हो रहा है, लड़का बाप का नहीं हो रहा है, तो ये साझेदारी के अंदर में संभव है क्या? पलट गई किसी की नीयत तो हो गया डब्बा गोल। जमीन जिसकी थी, मकान जिसका था, जिसने दुकानदारी तुमको करने के लिए दी, आज दुकान तो उसी के मकान में है ना, वो मकान तो तुम्हारा नहीं है, तुमने कोई लिखित समझौता किया नहीं, पंजीकरण कराया नहीं, दुकान अच्छी चलने लग गई, अब तुम दोनों को वो हवा हवा कर देगा, जब भगो सब मकान मेरा, जमीन मेरी, सब मेरी, कुछ नहीं तुम्हारा व्यवसाय वगैरह। अनिश्चित है। आप बोलेंगे सर ये तो आप अलग प्रकार का व्यवहार हो गया, द्वेष की भावना होगी। चलो द्वेष की भावना न भी रहे तो भी उसका एक सीधा नियम, मान लो 3 लोग मिलकर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उन 3 में से कोई भी एक व्यक्ति की यदि डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ही यह प्रावधान है। आप ये तब ये नहीं बोल सकते नहीं हमारे बीच में मौखिक समझौता हो गया था कि 3 में से कोई एक मर भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों साझेदारी चला लेंगे। गलत अनुबंध था। साझेदारी की मृत्यु होने के बाद आपको नए सिरे से कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आपका वो जो वर्तमान व्यवसाय है उसके ऊपर में, उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा, आपको बंद करना पड़ेगा। सीमित पूंजी, हाँ अब आप बोलोगे सर अभी आपने उसके लाभ के अंदर में तो बता दिया था कि भरपूर पूंजी और भरपूर साधन, भैया तो भी व्यक्ति है ना, ये कोई शेयर होल्डर है क्या, अंशधारी है क्या, साझेदारी कोई कंपनी है क्या? जब दिन में आया तब किया शेयर इशू, दिया विज्ञापन और आए पैसे, कितना भी हो गया तो इन साझेदारों के पूंजी की अपनी एक लिमिटेशंस है, अपनी एक सीमित है, अपनी एक मर्यादा है। वो साझेदार लोग उस मर्यादा से जाकर आगे नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं पूंजी की कमी उनको आती ही है। और जब उनको लगता है कि बड़े पैमाने पर हमको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, हम तीनों साझेदार मिलकर के भी इस व्यवसाय को नहीं चला सकते, तो किसी चौथे साझेदार को ढूंढना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर चौथा साझेदार ढूंढ लो और पूंजी ले लो ना, दिक्कत क्या है? लेकिन बेटा वैसा नहीं है। साझेदार, नया साझेदार बनाना है तो भी नई साझेदारी बनेगी, और पुराना साझेदार निकलता है तो भी नई साझेदारी बनती है। मतलब जो साझेदारी होती है, एक बार 2 लोग हैं या 3 हैं या 4 हैं, फर्स्ट टाइम जो ये साझेदारी बनी वो साझेदारी। यदि 4 में से 3 होते हैं तो भी नई साझेदारी बनानी पड़ेगी, और यदि 4 के बदले आप 5वां साझेदार बनाते हैं तो भी नई साझेदारी बनेगी, पुरानी साझेदारी खत्म हो जाती है। चलते बिजनेस में आप नए साझेदार को ला करके बोलोगे कि मेरा साझेदारी के टर्म, क्योंकि ये जो नया 5वां आदमी आएगा, कोई जरूरी है क्या आपकी जो पुरानी शर्तें उसको मान लेगा? उसमें लिखा होगा कि हम समान रूप से लाभ बांटेंगे, ये बोलता है कि नहीं समान रूप से नहीं, मैं ज्यादा पैसे लगा रहा हूं, मुझे ज्यादा लाभ होना, मतलब नियम कायदे बदल गए। ये चारों में से कोई भी एक खसक गया तो मरने के बाद में उसकी जो हिस्सेदारी है उसके लीगल हायर को स्थानांतरित हो जाती है, और इन सब के कारण हम बोलते हैं कि वहां पर भी किसी न किसी प्रकार से सीमित पूंजी है।
और दूसरी बात, इसके अंदर में जो शेयरों का हस्तांतरण नहीं होता है,